everyone, welcome to the Digital Ventures. My name is Ankit Gupta and today's topic is budget and its types. तो बजट क्या होता है, बजट के कितने प्रकार होते हैं, इंडिया का बजटरी सिस्टम कैसा है, इन सब के ऊपर आज हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बजट का डिस्कशन। शुरू करने से पहले आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि हमारे देश के संविधान में, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल नंबर 112 बजट को ही डेडिकेटेड है, लेकिन संविधान के आर्टिकल नंबर 112 में बजट शब्द का कोई डिस्कशन नहीं है, उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए जानते हैं इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी और अब बजट को भी जानेंगे डिटेल में। टॉपिक बजट एंड इट्स टाइप। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात यहां पर करेंगे कि बजट जो शब्द आपका यहां पर है ये कहां से आया। बजट जो आपका यहाँ पर शब्द है ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड बुजेट से आपका यहाँ पर आता है। और ये जो बुजेट शब्द आपका यहाँ पर बनता है, इस सब ये फ्रेंच वर्ड जो आपके यहाँ पर है, इस वर्ड का मतलब होता था, मतलब वर्ड का मतलब होता है चमड़े का थैला। तो बेसिकली होता ये था कि सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल जो हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि सबसे पहले बजट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी देश की टोटल इनकम जो टैक्सेस वगैरह से होती है, उस देश के एक्सपेंडिचर्स को, उसका पूरा लेखा जोखा, देश का जो बजट आपके यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहले इसे यूज किया गया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब सबसे पहला बजट पेश किया गया तो जो भी बजट से रिलेटेड आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स थे उसे चमड़े के एक थैले में, चमड़े के एक बैग में डालकर लाया गया था। तो बेसिकली वहीं से, यानी कि बुजेट से ये वर्ड आपके यहाँ पर बना बजट। लेकिन हमारे देश के संविधान में बजट शब्द का कोई डिस्कशन नहीं है, मैं अभी आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो बजट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, दुनिया में सबसे पहली बार बजट शब्द यूज हुआ या बजट का इस्तेमाल हुआ या बजट पेश किया गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 1773 में बाय द प्रोफेसर फिलिप के द्वारा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1773 में पहली बार बजट जैसा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। और ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ब्रिटेन ने आगे चल के हमारे ऊपर एक तरीके से हम ब्रिटेन के गुलाम रहे। हमने ब्रिटेन के लिए एक तरीके से, हम ब्रिटेन के औपनिवेशिक रहे। तो आगे चल के जब ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया, हम पर शासन किया, तो ब्रिटेन के टाइम पीरियड पर ही, अंग्रेजों के टाइम पीरियड पर बजट को इंडिया में भी आपके यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये तो हो गए थोड़े से हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अब आ जाते हैं यहाँ पर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट से रिलेटेड जो प्रावधान है उनको डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं बजट इन इंडिया, तो हमारे देश का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 112 जो है आपका, वो डील करता है विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 112 बजट से रिलेटेड सारे प्रावधान हमारे देश के संविधान के आर्टिकल नंबर 112 में है। लेकिन आर्टिकल नंबर 112 बजट को बजट नहीं कहता, बल्कि आर्टिकल नंबर 112 में बजट के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो संविधान बजट को बजट नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है ऑफ वन फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर यानी कि 1 अप्रैल जो आपका फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है और 31 मार्च जहां पर फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। तो हमारे देश के संविधान का आर्टिकल नंबर 112 ये कहता है कि जो बजट है, बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फॉर वन फिजिकल ईयर, वन फाइनेंशियल ईयर के लिए। बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑफ ऑल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो बजट के मतलब को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी आपको ये समझ में आया कि ठीक है, बजट हमारे देश के संविधान के आर्टिकल नंबर 112 में बजट से रिलेटेड प्रावधान है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर हम बजट के मतलब को समझने की कोशिश करें तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। बजट क्या होता है? बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसको पहले छोटे तौर पर समझते हैं। हमारे परिवार में, हमारे घर में भी बजट बनाया जाता है। बजट बनाया जाता है मतलब जो हमारे परिवार की फैमिली इनकम होती है, हमारे फैमिली की जो फैमिली इनकम आपकी यहाँ पर होती है, तो हमारे परिवार की हर महीने, पर मंथ जो आपकी यहाँ पर फैमिली इनकम है, तो हमारे घर में बजट ऐसे बनता है कि भाई जो भी परिवार की इनकम होती है उसे यहाँ पर फैमिली एक्सपेंडिचर के हिसाब से मैनेज किया जाता है। मतलब परिवार के जितने खर्चे होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से इसे मैनेज किया जाता है कि जो भी आपकी फैमिली इनकम है और जो भी आपके फैमिली एक्सपेंडिचर हैं, जो भी आपके परिवार के खर्चे हैं, उन्हें इस तरीके से मैनेज किया जाए कि आपके खर्चे भी पूरे हो जाए
और थोड़ा बहुत सेविंग भी हो जाए, थोड़ी बहुत फ्यूचर के लिए क्या हो जाए, बचत भी हो जाए। तो हमारे परिवार में भी क्या बनता है, बजट बनता है। तो हमारे परिवार की फैमिली इनकम इस तरीके से, जो भी हमारे परिवार की फैमिली इनकम है उसे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं, ताकि महीने के अंत तक हमारे सारे खर्चे पूरे हो जाएं और थोड़ा बहुत पैसा अगर हो तो बच जाए सेविंग के तौर पर। तो अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ऐसे समझो कि हमारे देश की जो टोटल इनकम होती है, हमारे देश में सरकार की जो टोटल इनकम है, अब सरकार को इनकम कहाँ से मिलती है? सरकार को इनकम मिलती है जब पब्लिक टैक्स पे करती है, सरकार को इनकम मिलती है जब पब्लिक फाइन भरती है, सरकार को इनकम मिलती है जब आप कोई लाइसेंस लेते हैं, सरकार को इनकम मिलती है जब आप कोई जमीन या घर खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। तो इन सारी चीजों से हम क्या करते हैं, सरकार को पैसा देते हैं, सरकार को टैक्स वगैरह पे करते हैं। सरकार की इनकम होती है जब हम सरकार को जीएसटी पे करते हैं, राइट। तो सरकार की टोटल इनकम, गवर्नमेंट की टोटल इनकम और गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार भविष्य में होने वाली इनकम और भविष्य में होने वाली खर्चों का लेखा जोखा आपका यहाँ पर रखती है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बजट बोलेंगे। अब बजट से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि इंडिया में सबसे पहला जो बजट है वो कब प्रेजेंट किया गया था, फर्स्ट बजट इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहला बजट आपका पेश किया गया था 1860 में, यानी कि 1860 में। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। तो इंडिया का सबसे पहला बजट पेश हुआ था 1860 में बाय द जेम्स विल्सन, ठीक है। एंड द फर्स्ट बजट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहला बजट आपका पेश किया गया था, तो हमारे जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर आर के सखमुखम चेट्टी साहब, तो उनके द्वारा आजाद भारत का, यानी कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1947, आजादी के बाद इंडिया का सबसे पहला बजट पेश किया था मिस्टर आर के सखमुखम चेट्टी ने। और इंडिया का फर्स्ट एवर बजट जो आपका पेश किया गया था वो किया गया था 1860 में बाय जेम्स विल्सन। ये दोनों के दोनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। आगे चल के 1950 जॉन मथाई becomes the first finance minister to present the budget in Republic of India, क्योंकि 1950 तारीख आपकी यहाँ पर रहेगी 26 जनवरी, हमारे देश में संविधान लागू हुआ, हमारा देश गणतंत्र बना, हमारा देश रिपब्लिक हुआ। तो 1950 में जॉन मथाई पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे जिन्होंने रिपब्लिक इंडिया का, गणतंत्र भारत का बजट जो है वो आपका यहाँ पर पेश किया, ठीक है। इन 1952 टीडी देशमुख, पूरा नाम चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख, बिकेम द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू रिप्रेजेंट द बजट इन हिंदी, यानी कि हिंदी भाषा में बजट को पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री। हिंदी भाषा में बजट को पेश करने वाले जो पहले वित्त मंत्री थे वो आपके सीडी देशमुख थे, चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख थे। 1952 का बजट उन्होंने हिंदी भाषा में पेश किया था। सीडी देशमुख यानी कि चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख जी की बात करें तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जी 1942 से लेकर 1949 तक आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे। ये कौन थे? आरबीआई के गवर्नर भी थे 1942 से लेकर 1949 तक। और ये ओवरऑल आरबीआई के थर्ड गवर्नर थे। ओवरऑल ये आरबीआई के थर्ड गवर्नर थे, थर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई। और ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्योंकि सीडी देशमुख से पहले जितने भी आरबीआई के गवर्नर हुए हैं वो सब ब्रिटिशर थे। आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ब्रिटिशर थे। आरबीआई के दूसरे गवर्नर थे सर जेम्स टेलर, वो भी आपके ब्रिटिशर थे। और उसके बाद जो तीसरे नंबर के आरबीआई गवर्नर बने सीडी देशमुख 1942 और 1942 से लेकर 1949 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहते हैं। तो व्हेन इंडिया इंडिपेंडेंट, जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, 1947 में, तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उस समय आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख साहब थे। तो ये भी याद रखिए। अच्छा, नेक्स्ट, मैक्सिमम बजट इन इंडिया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इज प्रेजेंटेड बाय मोरारजी देसाई। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा बार जो बजट आपका यहाँ पर पेश किया गया वो मोरारजी देसाई ने पेश किया था, टोटल 10 टाइम्स।
है ना। तो मतलब सबसे ज्यादा बार, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसी वित्त मंत्री के नाम पर है तो वो आपके मोरारजी देसाई हैं। उन्होंने टोटल 10 टाइम्स यानी कि 10 बार इंडिया में क्या है बजट आपका पेश किया। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर्स द बजट इन इंडिया एंड इट टेक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स फॉर द बजट टू बी प्रिपेयर्ड। तो वित्त मंत्री जो होते हैं वो बजट को प्रिपेयर करते हैं और लगभग 2 महीने का पूरा टाइम पीरियड लगता है बजट को तैयार करने से लेकर पेश करने के बीच में। The time period till which the budget is prepared, all the expenses of the government are borne through the vote on account under the article number 116 of the Indian Constitution. अब क्योंकि जब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं वो टाइम पीरियड जब देश का बजट तैयार हो रहा होता है, ठीक है, तो उस दौरान जो भी आपके यहाँ पर खर्चे होते हैं, ठीक है, वो सारे खर्चे वोट ऑन अकाउंट से आपके यहाँ पर पूरे किए जाते हैं अंडर द आर्टिकल नंबर 116। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, अकाउंट का नाम याद रखिएगा। रेलवे बजट पर आते हैं। तो रेलवे बजट की बात करें जिसमें भारत की रेलवे सेक्टर, भारत के रेलवे सेक्टर से रिलेटेड जो सारे के सारे प्रावधान हैं वो रेलवे बजट में होते हैं। तो द रेलवे बजट वाज प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम द यूनियन बजट। तो पहली बार क्या होता है कि 1924 में एक कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी का नाम था एकवर्थ कमेटी। इस कमेटी का नाम था एकवर्थ कमेटी। तो एकवर्थ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, एकवर्थ कमेटी की सिफारिशों के आधार पर क्या हुआ कि उस समय तक इंडिया में एक ही बजट पेश होता था। इंडिया में एक सिंगल बजट ही पेश होता था, ठीक है। 1925 से पहले इंडिया में सिंगल बजट ही पेश होता था। तो 1924 में पहले एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का नाम था एकवर्थ कमेटी। तो एकवर्थ कमेटी ने बेसिकली ये रिकमेंडेशन दिया कि अगर हमें इंडिया के रेलवे सेक्टर को ग्रो करना है, मजबूत बनाना है और इम्प्रूव करना है, तो बेसिकली हमें रेलवे सेक्टर से जुड़े जो प्रावधान है वो हमें अलग से पेश करने होंगे। यानी कि उस समय जो एक यूनियन बजट आपका पेश होता था उसी में रेलवे से जुड़े सारे प्रावधान होते थे। तो अब रेलवे सेक्टर से रिलेटेड सारे प्रावधान रेलवे बजट में होंगे। तो 1925 से इंडिया में एक सेपरेट रेल बजट पेश किया जाने लगा टिल दी 2016। और 2017 की बात करें तो रेलवे बजट को अंततः मर्ज कर दिया गया यूनियन बजट के साथ। तो 2025 से लेकर अगर हम यहाँ पर कहें 2017 तक हमारे देश में जो रेलवे बजट था वो सेपरेट पेश होता था। जिस दिन यूनियन बजट पेश होना होता था उससे जस्ट एक दिन पहले रेल बजट पेश किया जाता था। और 2017 में विवेक देबरॉय कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो विवेक देबरॉय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, विवेक देबरॉय साहब फुल टाइम मेंबर थे नीति आयोग के। ये फुल टाइम मेंबर थे किसके? नीति आयोग के। तो इनके इस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर रेलवे बजट को यूनियन बजट में क्या कर दिया गया? आपका मर्ज कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बजट को थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे। बजट को क्लासिफाई करने से पहले कुछ चीजें आपको मैं यहाँ पर बता दूं, ठीक है। क्लासिफाई करने से पहले मैं बजट के टाइप्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम लोग आगे बजट के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। बजट के टाइप्स की बात करें, जैसे कि आपका बजट के कई प्रकार होते हैं बेसिकली। जैसे कि आपका होता है परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट क्या होता है? द बजट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द करंट फिजिकल ईयर। तो इस साल जो आपका बजट पेश किया गया था फरवरी के महीने में, तो अप्रैल से लेकर अब तक के फाइनेंशियल ईयर में इस साल के बजट की जो भी परफॉर्मेंस रही, इस साल जो हमने बजट पेश किया था, जो भी नई योजनाएं नए प्रोग्राम्स आपके यहाँ पर लॉन्च किए थे, तो इस साल की बजट की परफॉर्मेंस को देखते हुए हम लोग नेक्स्ट ईयर के बजट को प्रिपेयर करते हैं। इस साल के बजट की परफॉर्मेंस को देखते हुए हम लोग नेक्स्ट ईयर के बजट को प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे बजट को हम परफॉर्मेंस बजट बोलते हैं। अगला है जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट क्या है? those budgets which do not include the expenditure losses of the last financial year and it is drafted completely in new form is called the zero based budget system। मतलब कि जब हम नया बजट बनाएंगे तो पिछले साल क्या नुकसान हुआ, अगर ज्यादा खर्चे हो गए हैं, इनकम कम थी, ठीक है, तो पिछले साल जो ज्यादा खर्चे वगैरह हुए हैं उसकी वजह से जो लॉस वगैरह हुआ है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता।
नया बजट बना रहे हैं, नए साल का बजट बना रहे हैं, तो बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। तो नए फाइनेंशियल ईयर का बजट बिल्कुल नए एक्सपेंडिचर और नई इनकम से शुरू किया जाएगा। पुराने का कोई भी हिसाब किताब इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को दिया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पीटर आर पेर ने। तो ये याद रखिएगा किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा बजट का ये कॉन्सेप्ट आपका दिया गया था। एक होता है आउटकम बजट। आउटकम बजट होता है विच इंक्लूड्स द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स आर कॉल्ड द आउटकम बजट। सरकार के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स और स्कीम्स आपके यहाँ पर जारी किए जाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो ऐसा बजट जो सरकार के इनिशिएटिव, सरकार की स्कीम्स को ही इंक्लूड करता है मेजरली, वो आउटकम बजट बनता है। जेंडर बजट क्या होता है? द गवर्नमेंट बजट विच प्रोविजंस फॉर एक्सपेंडिचर ऑन विमेन। मतलब बेसिकली जेंडर बजट उस बजट को कहते हैं जिस बजट में विमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की ग्रोथ, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और उस पर जो खर्चे होते हैं स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो खर्चे आपके यहाँ पर किए जाते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। हैव रिलेटेड द वेलफेयर प्रोग्राम्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी। मतलब कि जो पुरुष और मतलब जो मैन और विमेन के बीच में इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं? महिलाओं पर केंद्रित योजनाएं, महिलाओं पर केंद्रित स्कीम्स और प्रोग्राम्स चलाते हैं। तो ऐसा बजट जो पर्टिकुलर जेंडर को ध्यान में रखकर उन पर किए जाने वाले खर्चों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, वो आपका होता है जेंडर बजट। तो ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव के आधार पर बजट्स कि भाई अगर हमारा ये ऑब्जेक्टिव है तो ये बजट होगा। बेसिकली बजट के तीन टाइप्स होते हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो बेसिकली जो तीन बजट के टाइप होते हैं, पहला होता है आपका सरप्लस बजट, पहला होता है आपका सरप्लस बजट, दूसरा होता है आपका डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट, और तीसरा होता है आपका बैलेंस्ड बजट, बैलेंस्ड बजट। सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट और बैलेंस्ड बजट। अब इन तीनों में क्या फर्क है? देखिए ये बेसिक है। सरप्लस बजट क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। जब सरकार की इनकम ज्यादा हो, यानी कि पब्लिक से टैक्सेस के फॉर्म में रेवेन्यू ज्यादा मिलता है, पब्लिक ज्यादा पैसा पे कर रही है गवर्नमेंट को, लेकिन सरकार के जो खर्चे हैं वो कम है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ अमाउंट आपका सरप्लस में बचेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार को रेवेन्यू मिलता है पब्लिक से 1000 करोड़, और 1000 करोड़ रुपए के एवज में मान लेते हैं कि सरकार के खर्चे हैं आपके मात्र 800 करोड़, तो सरकार को पब्लिक से रेवेन्यू मिला 1000 करोड़ का, सरकार के खर्चे हैं 800 करोड़, तो ऐसी कंडीशन में सरकार के पास 200 करोड़ रुपए क्या रहेंगे? सरप्लस में रहेंगे, एक्स्ट्रा रहेंगे। तो ये होता है सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट जो होता है वो सरप्लस बजट का जस्ट ऑपोजिट होता है, जहां पर सरकार की इनकम, सरकार का रेवेन्यू कम होता है लेकिन सरकार के जो खर्चे होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि सरकार को रेवेन्यू मिला, सरकार की इनकम हुई 800 करोड़ और सरकार ने खर्च किया देश पर, पब्लिक पर 1000 करोड़, तो ऐसी कंडीशन में 200 करोड़ क्या हो जाएंगे? 200 करोड़ सरकार यहाँ पर क्या है? घाटे में है। तो यह है डेफिसिट बजट। हमारे देश में और दुनिया के अधिकतर देशों में डेफिसिट बजटरी सिस्टम ही यूज होता है। पब्लिक से जो भी पैसा रेवेन्यू के तौर पर आया, इनकम के तौर पर आया, ठीक है, सरकार वो देश पर खर्च करने का ही प्रयास करती है, कुछ भी सरप्लस बचाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि सरकार जितना ज्यादा खर्च करेगी, जितना ज्यादा सर्विसेज पर, योजनाओं पर, प्रोग्राम्स पर खर्च करेगी, देश उतना ही तेजी से आपका डेवलप होगा, उतना ही तेजी से आपका विकसित होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार डेफिसिट बजट, तो इंडिया में कौन सा बजटरी सिस्टम है? तो ये याद रखिएगा कि इंडिया में डेफिसिट बजटरी सिस्टम काम करता है। अब तीसरे की बात करते हैं, बैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस्ड बजट जो बेसिकली आपका होता है, आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, संतुलित बजट। तो ना तो इसमें सरप्लस बचेगा और ना ही इसमें डेफिसिट रहेगा, यानी कि सरकार के पास लगभग जितनी इनकम आती है, सरकार लगभग उतना ही पैसा देश पर खर्च भी कर देती है। तो सरकार की इनकम, सरकार का रेवेन्यू, सरकार की इनकम, सरकार के एक्सपेंडिचर्स के लगभग बराबर होती है, तो ऐसे बजट को हम बैलेंस्ड बजट आपका यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? यहाँ तक का डिस्कशन क्लियर है? देन से यस कि हाँ सर यहाँ तक का डिस्कशन क्लियर, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम थोड़ा सा बैक चलते हैं और अब आ जाते हैं हम बजट के क्लासिफिकेशन के ऊपर।
तो जैसे कि हमने बात यहाँ पर करी बजट की, तो बजट को अगर हम क्लासिफाई करें या बजट को अगर हम कैटेगराइज करें तो बेसिकली बजट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी यहाँ पर होती हैं। बजट में दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है आपका रेवेन्यू और दूसरा होता है आपका यहाँ पर एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे। रेवेन्यू को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो रेवेन्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाता है रेवेन्यू रिसीव्स, मतलब सरकार को जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं वो कहलाता है रेवेन्यू रिसीव्स। और रेवेन्यू रिसीव्स हो जाएंगी और कैपिटल रिसीव्स हो जाएंगी। रेवेन्यू रिसीव्स और कैपिटल रिसीव, ठीक है, ये मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ। खर्चों की बात करें तो खर्चों में आ जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वर्ड अब यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्ड यूज नहीं किया जाता है। एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, पहले होते थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब होते हैं प्लैंड एक्सपेंडिचर, प्लैंड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर। अब खर्चे होते हैं दो प्रकार के। खैर मैं आपको यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी समझाऊंगा, प्लैंड एक्सपेंडिचर भी समझाऊंगा। तो बजट बेसिकली दो पार्ट में मतलब बजट बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीव्स राजस्व प्राप्तियां और कैपिटल रिसीव्स पूंजीगत प्राप्तियां। खर्चों में आ जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। पहले आते हैं रेवेन्यू रिसीव्स पे। तो दोज इनकम बाय द गवर्नमेंट ऑन which there is no liability in term as a revenue, ऐसी इनकम जिस पर सरकार की कोई लाइबिलिटी नहीं होती। लाइबिलिटी का मतलब कि ये पैसा सरकार को वापस नहीं करना होता, रिटर्न नहीं करना होता, वो पैसा रेवेन्यू रिसीव्स में आता है। यानी कि ये पैसा सरकार का पूरी तरह से होता है, ये इनकम सरकार की पूरी तरह से इनकम होती है, ये इनकम सरकार को वापस नहीं करनी पड़ती, ये इनकम सरकार को रिटर्न नहीं करनी पड़ती। इसके एग्जाम्पल है कि जो पैसा सरकार को डायरेक्ट टैक्सेस से आता है, डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो मेजरली अब आपके जीएसटी में कवर हो गए हैं। तो जो भी पैसा डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस से सरकार को मिलता है, ये पैसा सरकार को, पब्लिक को वापस रिटर्न नहीं करना पड़ता, ऐसा पैसा रेवेन्यू रिसीव्स कहलाता है। Revenue expenditure, all the expenditure of the government in production capacity or future income is not increasing. For example, गवर्नमेंट सब्सिडी, पेंशन वगैरह पर जो खर्च करती है सरकार, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो अब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट भूल जाइए, क्योंकि अब आप प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस स्लाइड में अभी तो याद रखना है रेवेन्यू रिसीव्स, और आगे हम लोग याद करेंगे कैपिटल रिसीव। कैपिटल रिसीव्स क्या होती हैं? तो इट इज द इनकम, ये सरकार की वो इनकम या सरकार की वो प्राप्ति होती है ऑफ द गवर्नमेंट विच इंक्लूड्स द लाइबिलिटी, मतलब इस पर सरकार की लाइबिलिटी होती है। ये पैसा सरकार को इन फ्यूचर रिटर्न करना पड़ता है, आर नीडेड टू बी पेड इन फ्यूचर, इस पैसे को भविष्य में वापस भी करना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि सरकार ने आरबीआई से पैसा उधार लिया, तो यह पैसा आज नहीं तो कल सरकार को वापस करना पड़ेगा आरबीआई। तो रेवेन्यू रिसीव्स जो आपकी यहाँ पर होती हैं, रेवेन्यू रिसीव्स में सरकार की वो हर इनकम आ जाती है जो सरकार को मिलती है, लेकिन फिर सरकार को रिटर्न नहीं करनी पड़ती, सरकार को वापस नहीं करनी पड़ती, वो सरकार की हो जाती। कैपिटल रिसीव्स में सरकार पैसा उधार लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, आप लोग सुनते रहते हैं करंट अफेयर्स में, सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया। तो जो भी सरकार पैसा लोन लेकर या फिर बोरोइंग लेकर खर्च करती है, भविष्य में उस पैसे को रीपे करना पड़ता है, और वो प्राप्तियां कैपिटल रिसीव्स होती। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर जो सरकार which increases the production capacity and also generates the future income, ऐसे खर्चे जिससे हमारे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, जीडीपी को फायदा होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और ऐसे खर्चे जो भविष्य में सरकार की इनकम जनरेट करके देते हैं, वो सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार किसी डैम को बनवाने, एक नया डैम बनवाने का प्रोजेक्ट है, एक न्यू डैम प्रोजेक्ट है, एक न्यू डैम प्रोजेक्ट है, तो एक नए डैम का जो प्रोजेक्ट आपका यहाँ पर है, नया डैम बनवाने पर जो खर्च आएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा।
डैम बन जाने के बाद जो बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी को सेल करने से सरकार को क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी और देश की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये सब आएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन अब कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म है। अब इन दोनों खर्चों के लिए जो वर्ड यूज होते हैं, अब आपके होते हैं प्लैन्ड एक्सपेंडिचर्स और नॉन प्लैन्ड एक्सपेंडिचर। तो प्लैन्ड एक्सपेंडिचर्स किन्हें कहते हैं? दिस इज द मनी सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स आउटलाइन इन द गवर्नमेंट्स एनुअल प्लान। आप लोग सरकार के बजट को सुनते हैं। अब हमारे देश में बजट पेश करने की तारीख भी बिल्कुल फिक्स हो गई है कि हर साल अब 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। तो बजट में सरकार, आपने देखा होगा कि बहुत सारी नई योजनाओं का अनाउंसमेंट करती है, बहुत सारे नए प्रोग्राम्स चलाती है, बहुत सारी नई योजनाओं वगैरह के बारे में बताती है ना? तो बजट में जो नई योजनाएं अनाउंस की जाती है, नए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, उनके लिए पहले से पैसा अलग से रख दिया जाता है। अब आपको पता है कि हमने ये गवर्नमेंट स्कीम आपकी यहाँ पर शुरू करी है, तो इस गवर्नमेंट स्कीम पर खर्चा तो होगा। तो इस गवर्नमेंट स्कीम पर अगले 1 साल में जितना खर्चा होगा, पहले से वो पैसा प्लान करके रख दिया है। तो ये ऑलरेडी प्लान्ड है कि हमें इस प्रोग्राम के लिए इतना देना है, मनरेगा के लिए इतना देना है, देश में सड़कों को बनाने के लिए इतना पैसा देना है, एजुकेशन पर इतना पैसा खर्च करना है, हेल्थ केयर पर हमें इतना पैसा खर्च करना है। तो जो हमने पहले से प्लान कर लिया है, जो पहले से डिसाइडेड है, ठीक है, कि इन प्रोग्राम्स, इन गवर्नमेंट स्कीम्स पर इतना पैसा खर्च होना ही है। जैसे कि सरकार ने बजट में अगर घोषणा कर दी कि हम मान लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नया बांध बनाएंगे, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो नया बांध बनाया जाएगा उसका पैसा पहले से प्लान एक्सपेंडिचर में रख दिया जाएगा। हम अपने देश में मान लेते हैं नए एक्सप्रेसवे, नए हाईवे बना रहे हैं, उसके लिए नए पावर प्लांट बना रहे हैं, एजुकेशन पर खर्चा है, हेल्थ केयर पर खर्चा है, ये सारा खर्चा पहले से योजनाओं के माध्यम से प्लान हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड प्लान एक्सपेंडिचर। अब नॉन प्लान क्या होंगे? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, दिस इंक्लूड्स ऑल अदर द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो सरकार के खर्चे प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स में नहीं है, वो सब नॉन प्लान में है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लान्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो जो खर्चे प्लान का पार्ट नहीं है वो नॉन प्लान में है। जैसे कि हम यहाँ पर सैलरी दी जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, मजदूरी दी जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, यहाँ पर उनको उनको पेंशन जारी की जाती है, सरकार ने जो कर्ज लिया हुआ है उसके लिए इंटरेस्ट का पेमेंट जाएगा, सरकार फूड पर, खाद पर, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देती है, सरकार रक्षा खर्च करती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर पहले से अगर प्लानिंग की गई है तो वो प्लान में आ जाएगा, और इन चीज़ों पर किया गया वो खर्च जो प्लान एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं था, अचानक से सामने आया। अब डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करें तो रिसेंटली पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ हमारे देश में वॉर जैसे हालात पैदा हुए थे। हमने पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की थी, उसका खर्चा आया होगा, कुछ ना कुछ खर्चा, कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर आया होगा। हमने S-400 मिसाइल सिस्टम ने, पाकिस्तान के द्वारा दागी गई मिसाइलें और ड्रोन्स को मार गिराया। तो बेसिकली S-400 मिसाइल सिस्टम पर भी कुछ ना कुछ खर्च आया होगा। तो बेसिकली जो खर्च पहले से प्लान में नहीं था वो नॉन प्लान में आ जाए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये समझा कि जो बजट आपका यहाँ पर होता है, बजट में एक तरफ रेवेन्यू यानी कि एक तरफ इनकम, एक तरफ खर्चे। घर का बजट भी तो ऐसे ही बनता है ना। तो एक तरफ हम देखते हैं घर में इनकम कितनी है और दूसरी तरफ कि घर के खर्चे कितने हैं। अब इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है? तो रेवेन्यू रिसीव। तो वो इनकम रेवेन्यू रिसीव्स में आएगी जो सरकार को रिटर्न नहीं करनी पड़ेगी, वापस नहीं करनी। टैक्स वगैरह से इनकम, टोल टैक्स से इनकम, रजिस्ट्रेशन से इनकम, लाइसेंस से इनकम, है ना? कैपिटल रिसीव्स में वो पैसा आता है जो सरकार को मिल तो रहा है लेकिन सरकार को इन फ्यूचर रिटर्न करना पड़ेगा, वो कैपिटल रिसीव्स है। प्लान एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर की तरफ आएंगे आपके दो कैटेगरीज, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो जिससे आपने समझा कि किस तरीके से बजट आपका यहाँ पर होता है। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था डेफिसिट बजट होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ फॉर्मूले होते हैं कुछ चीज़ों को निकालने के लिए। देखो हम बजट बना रहे हैं तो साल के अंत में हमें सरप्लस बचा या घाटा हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी परिवार की फैमिली इनकम है फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपये, ये उनकी इनकम हो गई, तो पूरे महीने के खर्चे निकल कर आए 18,000 रुपये। तो अगर हम इनकम को एक्सपेंडिचर से लेस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई उस परिवार की 2,000 रुपये हो गई सेविंग। करेक्ट है। इसी तरह बजट में अलग अलग चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि हमें डेफिसिट निकालना है, तो व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम देन द कंडीशन इज डेफिसिट अराइज।
तो बजट डेफिसिट यानी कि बजट का घाटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया में कौन सा बजट चलता है। हमारे इंडिया में चलता है डेफिसिट बजट यानी कि घाटे का बजट। तो सरकार इस तरीके से बजट बनाती है कि हमारे देश के जो खर्चे होते हैं वो ज्यादा होते हैं, हमारे देश की जो इनकम होती है वो कम होती है। तो हमारे देश के द्वारा एक साल में किए गए जो टोटल खर्चे हैं उसको अगर हम टोटल इनकम से लेस कर दें तो घाटा कितने का हुआ है वो निकल कर आ जाएगा, ये कहलाएगा बजटरी डेफिसिट। इसी तरीके से हम निकालते हैं फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कैसे निकलता है कि सरकार ने जितने भी खर्च किए हैं उसमें से सरकार की जो भी इनकम थी उसे लेस कर देंगे और सरकार ने जो उधार लिया है वो भी इसमें जोड़ेंगे। तो जो टोटल घाटा निकल कर आएगा वो फिजिकल डेफिसिट होगा और फिजिकल डेफिसिट हमेशा ज्यादा होता है बजटरी डेफिसिट। याद रखिए। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं कि जो हमने फिजिकल डेफिसिट निकाला है, ठीक है, उसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट को लेस कर देंगे। सरकार ने जो भी उधार लिया है, सरकार की जो भी बोरोविंग है, सरकार ने जो भी लोन लिया है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से, आरबीआई से, जहां से भी सरकार ने लोन लेकर अपने खर्चे पूरे किए हैं, तो फिजिकल डेफिसिट में से हम ब्याज को क्या करेंगे कि उस कर्ज पर चुकाए गए ब्याज को घटाएंगे, क्योंकि ये भी पैसा सरकार ने खर्च किया है। तो जो अमाउंट बचेगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिकी घाटा। और रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू डेफिसिट निकलता है जब हम टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू इनकम को लेस करते हैं तो वो रेवेन्यू डेफिसिट बनता है। तो एग्जाम में ये फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं, प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं, फिजिकल डेफिसिट कैसे निकालते हैं, बजटरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीजें एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आप सभी को क्लियर रहा होगा। बजट क्या होता है, बजट किसे कहते हैं, बजट के कितने प्रकार होते हैं, उनके टाइप्स होते हैं, बजट से रिलेटेड जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए। बजट को हमने कैटेगराइज किया और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिसिट हम कैसे निकालते हैं, तो सेशन के लास्ट में हमने वो भी आप सभी के साथ डिस्कस किया। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आप सभी को क्लियर रहा होगा और बजट से रिलेटेड जो ये सारे फैक्ट्स हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सारी चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करेगा। तो आज के लिए इस सेशन में फिर इतना ही एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।